हेलो बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो, हमने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल तक पढ़ लिया। अब हमने आगे पढ़ना है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले हमें कुछ 2-3 बेसिक पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए। उनमें से एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो पहले हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। ठीक है, देखो, कोई भी जो रेडिएशन है, एनी रेडिएशन, कोई भी जो लाइट या रेडिएशन है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब कोई भी सोर्स हो, जैसे बल्ब है, बल्ब से जो लाइट आ रही है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सन से जो लाइट आ रही है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो जितनी भी लाइट है, मतलब कोई भी जो लाइट है वो, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखो, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। इसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले है इसकी करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब देखो, सबसे पहली करैक्टरिस्टिक ये है कि कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है। मतलब चाहे कोई भी सोर्स हो लाइट का, या कोई भी जो लाइट है उसकी जो स्पीड है वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो पहला पॉइंट यही है कि दीज रेडिएशंस travels with speed of light, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो स्पीड होगी किसी भी लाइट की वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। उसके बाद देखो, जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मतलब कि अगर लाइट जो है, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वैक्यूम में ट्रैवल करा रहे हो, वैक्यूम का मतलब होता है विदाउट गैस और विदाउट मीडियम। जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल कर सकती है। तो पॉइंट ये बनता है यहाँ से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन ट्रैवल इन मीडियम और विदाउट मीडियम और इन वैक्यूम। ठीक है, सो these waves can travel with or विदाउट मीडियम। विदाउट मीडियम का मतलब होता है वैक्यूम। वैसे आपने ये पढ़ा होगा कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, बट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी के हिसाब से जो वेव है वो विद और विदाउट मीडियम के भी ट्रैवल कर सकता है। इसके बाद देखो, जो थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती हैं। तो अगर मैं आपको थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करूं तो देखो, थर्ड पॉइंट ये बनता है हमारे पास, एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन as electric as well as magnetic field and both fields are perpendicular
both fields are perpendicular to each other, both fields are perpendicular to each other and perpendicular to the plane in which they are traveling। मतलब कोई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और जो दोनों फील्ड हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर होगी उस प्लेन के जिस प्लेन के अंदर ये ट्रैवल कर रही है। तो मान लेते हैं कि हम कोई प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं, ये कोई प्लेन है हमारे पास, ये मैंने बना दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, ये मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, और दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ ऐसे बनेगी, आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर लेना कि जो वेव है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रही होंगी। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। अगर मैं इसको देखूं तो ये प्लेन के ऊपर ये भी क्या बना रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से जो थर्ड पॉइंट है वो हमारे पास ये बनता है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी दी थी, और उसने ये कहा था कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन is directly proportional to square of amplitude of wave। और उसने हमारे को, मैक्सवेल ने हमारे को ये कहा था कि एनर्जी जो है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। देखो लास्ट टाइम हमने जब वेव की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड को आप कैसे फाइंड करते हो। मान लो कि ये कोई वेव है, तो इस वेव की जो ये मैक्सिमम हाइट अटेन कर रही है इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो ये जो मैक्सिमम हाइट थी इसको क्या कह रहे थे, एम्पलीट्यूड। और मैक्सवेल जो साइंटिस्ट था उसने हमारे को ये कहा कि किसी भी वेव की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ वेव, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये जो एम्पलीट्यूड है इसके स्क्वायर के।
तो ये बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स थे किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के। ठीक है, अब इस केस के अंदर अब हमने डिफरेंट रीजन पढ़ने हैं। अब देखो आपने पढ़ा होगा कि सन से यूवी लाइट आती है, ठीक है, ऐसे ही और डिफरेंट एक्सरे पढ़ा आपने, एक्सरे होता है, ठीक है, कॉस्मिक रेज होती हैं, तो उन रेज की रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होती है, अब आप वो पढ़ेंगे और आपने वो ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसके डिफरेंट रीजन कौन से होंगे। ये टेबल है, हम टेबल बना लेते हैं। डिफरेंट रीजंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के डिफरेंट रीजंस कौन से होंगे। अब देखो तो ये डिफरेंट टाइप की रेज हैं जो हम स्टडी करते हैं। नेचर के अंदर 8 टाइप की रेडिएशन होती हैं। सबसे पहले रेडियो वेव्स, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के अंदर हम यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, वेव्स, विजिबल का मतलब है कि जो हमारे को कलर शो हो रहे हैं। जैसे अभी ये मार्कर है, इसका ये जो कैप है ये रेड कलर का है, तो ये जो मुझे विजिबल हो रहा है, ये जो लाइट आ रही है इस मार्कर से, ये विजिबल रीजन के अंदर आ रही है। ठीक है, मतलब विजिबल का मतलब है कि जिस रीजन के अंदर हम एक दूसरी चीज़ को देख सकते हैं उसको हम विजिबल रीजन कहते हैं। अल्ट्रावायलेट वेव जो है वो सन से आती है। एक्सरे हमने पढ़ा था कि जब आप मेटल की प्लेट के ऊपर जब फास्ट मूविंग कोई भी स्ट्राइक कराते हो रे को, तो एक्सरे जनरेट होता है। हमने वो पढ़ा भी था स्टार्टिंग के अंदर कि जब हम कैथोड रे जनरेट कर रहे थे, तो कैथोड रे को जब आप मेटल प्लेट पे स्ट्राइक कराओगे तो एक्सरे बनता है। ऐसे ही गामा रेज होती है और एक कॉस्मिक रेज होती हैं। सबसे पहले जो रेडियो वेव है इसकी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे लैम्डा। तो जो रेडियो वेव है इसका रीजन आता है 3 × 10⁻14 से लेके 3 × 10⁻7 यूनिट सबकी एंगस्ट्रॉम होगी। फिर माइक्रोवेव जो है वो 3 × 10⁻7 से 6 × 10⁻6 तक आता है। इंफ्रारेड रीजन जो है वो 6 × 10⁻6 से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक आता है। विजिबल रीजन 7600 से लेके 3800 तक आता है।
इसके बाद यूवी रीजन जो है ये 3800 से 150 तक आता है एंगस्ट्रॉम तक। इसके बाद गामा रेज जो हैं ये 150 से लेके 0.1 तक आते हैं। गामा रेज 0.1 से लेके 0.01 तक आते हैं और कॉस्मिक रेज जो हैं वो 0.01 से लेके 0 तक आती हैं। तो ये वेवलेंथ होगी जो भी आप लाइट अब स्टडी करोगे। अब जितनी भी नेचर के अंदर हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, कभी लाइट पढ़ेंगे, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स हैं या रेज है और ये उनकी वेवलेंथ है। अगर मान लो कि वो इसके कोरस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी पूछ ले, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैं हर्ट्ज में लिख रहा हूँ, तो पहले आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट कर लो। आप एक चीज़ याद कर लो, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा का, और सी हमने पढ़ा हुआ है ये कांस्टेंट होता है 3 × 10⁸, ये वैल्यू हमेशा फिक्स है। तो अगर आपको वेवलेंथ पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी। तो आपको बार बार इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि वेवलेंथ भी याद कर रहे हो और फ्रीक्वेंसी भी, आप एक चीज़ याद कर लो, वेवलेंथ याद करके आप खुद से सोल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको नोट करा देता हूँ कि 10⁵ से लेके 10⁹ तक आएगा, ठीक है। इसके बाद ये 10⁹ से 10�11 तक आ रहा होगा, 5 × 10⁻11। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो 5 × 10⁻11 से 4 × 10⁻16 आएगा। ऐसे ही जो हमारा विजिबल रीजन है उसकी फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻16 से 7.9 × 10⁻14 तक आएगा। इसके बाद जो हमारा यूवी रीजन है वो 7.9 × 10⁻14 से 2 × 10⁻16 तक आएगा। इसके बीच में आ सकती हैं सारी रेज, तो 2 × 10⁻6 से लेके 3 × 10⁻19 तक आएगा। नेक्स्ट 3 × 10⁻19 से 3 × 10⁻20 तक आएगा। फिर 3 × 10⁻20 से इन्फिनिटी तक आएगा। अब देखो जीरो का उल्टा करोगे, 1/0 करोगे या कोई भी टर्म बाय 0 करोगे तो इन्फिनिटी आएगा ये। अब इसके बाद इन रीजन्स का मतलब क्या है, ये विजिबल रीजन लिख दिया मैंने। तो देखो इसका मतलब ये है कि 7600 से लेके 3800 तक अगर किसी भी लाइट की वेवलेंथ है तो उस लाइट को हम क्या कह देंगे, विजिबल लाइट। इफ एनी लाइट हैज वेवलेंथ in between this region, then light will be visible। तो उस लाइट को हम क्या कह देंगे, विजिबल लाइट कह देंगे। तो भाई ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि भाई इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशन क्या क्या है। भाई क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो हम आगे अप्लाई नहीं करेंगे, अभी हम लिमिटेशन लिख रहे हैं, 1 by 1 मैं आपको बताऊंगा। फिर जैसे जैसे हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे कि क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी उस टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करती थी, ठीक है। तो अब पहले इसकी लिमिटेशन लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी।
सबसे पहली लिमिटेशन है कि ये एक कंसेप्ट, अभी जो मैं लिमिटेशन लिख रहा हूँ ये टॉपिक हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे आगे, और फिर पढ़ेंगे कि क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, और जो हम नया कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो उसको एक्सप्लेन कर देगा। तो सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये एक कंसेप्ट है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ऐसे ही हम एक पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं करेगा। तीसरा हम पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। और फोर्थ हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। अब जो हमारा काम है, अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे तो वो भी रेडिएशन के ऊपर ही बेस्ड है। फिर हम क्या करेंगे, इन टॉपिक्स को 1 बाय 1 शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, और जो मैं नया कंसेप्ट अभी आपको पढ़ाऊंगा वो उसको एक्सप्लेन कर देता है। फिर ऐसे ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, और जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, तो भाई ये हमारा सारा बेसिक कंसेप्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कॉरस्पॉन्डिंगली। आपको ये मेजर पॉइंट है, ये सारी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ जो हैं वो ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, तो जो अब टॉपिक है नेक्स्ट वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तब तक पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। थैंक यू।